मेरे प्यारे भाइयों, मैं आर के पांडे सर आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लैंग्वेज पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज हम प्रतिशत के अगले लेक्चर को वहीं से कंटिन्यू करेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान से देखिए कि बातें ऐसा है कि हम जो भी क्वेश्चन को कराते हैं तो वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं हर एक जगह एक ही चीज़ को पढ़ाई जाती है। लेकिन एक टीचर से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कौन टीचर जो है किस तरह का कॉन्सेप्ट को दे रहे हैं, किस तरह के मेथड को दे रहे हैं, है ना। तो क्वेश्चन को देख के आप घबराइए नहीं, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि वो क्वेश्चन आपको सबसे बेस्ट तरीका से करके दिखाएंगे, ताकि ये जो हमारी एजुकेशन फील्ड है, इस फील्ड में समथिंग हम 2013 से ही लगे हुए हैं और इससे कंटिन्यू हम काम करते जा रहे हैं तो चीज़ें के कुछ ना कुछ करते अनुभव हो जाती है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव लेवल आज से मैंने 4-5 साल पहले ही पढ़ाना स्टार्ट किया, लेकिन वहाँ पे चीज़ों को हम ऑफलाइन ले रहे थे, ऑनलाइन ले नहीं रहे थे। और अभी ऑनलाइन लेना कहीं ना कहीं हमारी मजबूरी बन गई है। तो आपसे ज़रूर एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे वीडियो को कुछ समय दे के देखें, उसके बाद आपको पता चलेगा कि जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आप पहले पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, पहले की अपेक्षा कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं। दूसरी चीज़, कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऐसा नहीं है कि हम ट्रिक रट्टा पे रट्टा लगाएं। रट्टा लगाने वाली चीज़ लॉन्ग टाइम तक हमारे काम नहीं आती है, ये बात भी ध्यान में आप रखिएगा। कहीं ना कहीं हमें एक सही अप्रोच की आवश्यकता होती है जो हमारे मंजिल तक लेके जाती है। तो एक बात ध्यान से रखिएगा कि फर्जी ट्रिक के चक्कर में भी नहीं पड़ना है। हम लोग ट्रिक को पढ़ेंगे जरूर, लेकिन वो कौन सा ट्रिक होगा, तो सर वो कंसेप्चुअल ट्रिक होगा जो कि एक कंसेप्ट के साथ फॉलो करता हो। समझ रहे हैं, जो ट्रिक को हम पढ़ेंगे वो ट्रिक वो होना चाहिए जो कंसेप्ट के साथ फॉलो करे। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आप जरूर क्वेश्चन को कुछ समय तक देखें कि आपको कैसा लग रहा है ना। क्वेश्चन तो जाहिर सी बात है कि वही हम सॉल्व करवाएंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं, या कोई भी एजुकेटर हद तक आपको वही क्वेश्चन पढ़ाएगा जो कि एग्ज़ाम में आते जाते रहता है। अब फर्जी के क्वेश्चन आपको कोई पढ़ा के क्या करेगा, चाहे वो बहुत हार्ड हो या फिर बहुत इजी हो, जिसको एग्ज़ाम से कोई मतलब ही नहीं हो, कोई लेना देना ही नहीं हो, तो वो क्वेश्चन आप पढ़ के क्या करेंगे, है ना। तो जाहिर सी बात है कि जो क्वेश्चन हम करवाएंगे वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही कराएंगे, लेकिन आप क्वेश्चन पे नहीं, ज़्यादा कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें। देखिए कि किस कॉन्सेप्ट से आपको पढ़ाया जा रहा है, और इस चीज़ का हम यकीन दिलाते हैं कि आप कुछ समय बस पेशेंस रख के इस चैनल पे पढ़ते रहिए और आपको हम वो चीज़ देंगे जो आप कभी अपने आप में उम्मीद भी नहीं किए होंगे। ये हमारी गारंटी है ना। तो आप थोड़े दिन तक थोड़ा सा वेट करके अपने आप को थोड़ा सा धैर्य से रखिए। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 4000 है, एक संख्या का 10% दूसरी संख्या के 20/3% के बराबर है, तो संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। अच्छा, दो संख्याएं हैं तो मान लेते हैं कि जो हमारे पास संख्या है एक x है और दूसरा y है। क्लियर, हमारे पास दो संख्या है, मान लिए कि सर पहला संख्या x है तो दूसरा संख्या y होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि दो संख्याओं का योगफल 4000। अब इसको छोड़ देते हैं। एक संख्या का 10% दूसरी संख्या के 20/3% के बराबर है। एक संख्या यानी कि पहली संख्या का जो 10% होगा, ठीक है, जो पहली संख्या का 10% होगा वो दूसरी संख्या के 20/3, और प्रतिशत के लिए सर हर में क्या 100, ठीक है, प्रतिशत के लिए हर में 100। या फिर डायरेक्टली आप यहाँ पे काम कर लेते हैं कि जब यहाँ पे हम परसेंटेज लिए तो यहाँ पे भी परसेंटेज ले लेते हैं। दोनों काम कर सकते थे, जब सर यहाँ पे अगर 100 होगा तो यहाँ पे भी 100 करते हैं, लेकिन जब यहाँ पे परसेंटेज अप्लाई किए तो इसको भी परसेंटेज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों हमारा है आपस में क्या होगा, बराबर। क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 4000 है, एक संख्या का 10%, तो पहली संख्या का 10% दूसरी संख्या के 20/3% के बराबर है, तो चलिए इसको हम कर दिए बराबर। अब यहाँ पे देखें तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हमारा हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये 0 से 0 भी कैंसिल हो रहा होगा। अब ध्यान से देखिए कि x और ये 3 जो हमारा भागा में इधर लाएंगे तो यह जगह गुना में बराबर y से 2 में करेंगे 2y। अच्छा, ये x × 3 को जाहिर सी बात है कि सर हम 3x भी लिख सकते कि नहीं। तो यहाँ से अगर x और y का हम अनुपात निकालते हैं तो सर ये उल्टा हो जाता है, x वाला y के पास आ जाता है और y वाला x के पास। तो x जो हमारा x का रेशियो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और y का रेशियो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि जो दोनों संख्याएं हैं हमारा 2:3 के अनुपात में। इसका मतलब क्या कि सर अगर x हमारा 2 यूनिट होगा तो y कितना होगा 3 यूनिट। अच्छा दोनों का सम कितना होगा तो सर 2 3 5 यूनिट, यानी कि 5 यूनिट जो हमारा है वो कितने के बराबर है तो सर 4000 के बराबर है। क्यों बराबर है? ताकि क्वेश्चन में दिया है कि दो संख्याओं का योगफल 4000 है। ठीक है। अच्छा इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 5 एकम 5 और 5 8 40 00, यानी कि 1 यूनिट जो हमारा होगा वो कितने के बराबर होगा तो सर 800 के बराबर होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि अंतर अगर इनमें हम देखें तो 2 और 3 में के बीच कितने का अंतर है तो सर 1 का, तो 1 यूनिट का वैल्यू ही तो 800 है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हमारा होगा वो 800 ही होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि खर्च में 8% की वृद्धि हो। अच्छा ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं कि हमारे पास जो वस्तु है उसका प्रारंभ में मूल्य है 100 रुपया। ठीक है। जब इस वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि होगा तो कितना होगा तो सर जब 100 माने हैं तो 20 बढ़ जाएगा, यानी कि 120 रुपये होगा। तो ये 100 रुपये की वस्तु जो है ना ये 120 रुपये में मिलने लगेगी। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि खर्च में 8% की ही वृद्धि हो। तो पहले अगर खर्च हमारा सर 100 रुपया था तो केवल जब 8% वृद्धि करेंगे तो 100 से ये 8 बढ़ के कितना हो जाएगा 108 रुपया। अब ध्यान से देखिए, एक्चुअल में प्रारंभ में हमारा खर्च 100 रुपया था, जब 20% वृद्धि हुआ तो सर 120 रुपया हो गया। लेकिन क्वेश्चन डायरेक्टली बोल रहा है कि खर्च में कितनी की कमी किया जाए कि सिर्फ 8% का ही वृद्धि हो। तो मेरे भाई यानी कि 120 से हमको कितना पे आना होगा तो सर 108 पे। कमी कितना का करना पड़ेगा तो सर 12 रुपये का। अरे 120 में से 108 घटाएंगे तो 12 रुपये का कमी आएगा, यानी कि 120 में 12 रुपये का कमी कर देंगे तो 108 आ जाएगा। तो मेरे भाई कमी कितने का किए तो सर 12 रुपये का। कितने रुपए पर तो सर 120 रुपये पर कमी किए हैं। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, तो यहाँ पे देखिए तो 0 से 0 कैंसिल आउट और सर 12 से 12 कैंसिल आउट, बच क्या गया 10, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा 10%। ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 10%। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति इस प्रकार खपत में कमी कर देता है कि उसके खर्च में सिर्फ 15% की वृद्धि होता है। तो ज्ञात करें कि खपत में कितने प्रतिशत का कमी होता है। ठीक है। अच्छा ध्यान से देखते हैं, मान लेते हैं कि वस्तु जो हमारा उसका प्रारंभ में मूल्य 100 रुपया है। ठीक है। तो जब इसमें 25% का वृद्धि होगा तो सर ये 100 से 125 हो जाएगा, 100 से 125 रुपया हो जाएगा। क्लियर है। जब वस्तु का मूल्य प्रारंभ में 100 रुपया हो और जैसे इसमें 25% का वृद्धि करेंगे तो 100 से 125 हो जाएगा। क्लियर। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति इस प्रकार खपत में कमी कर देता है कि उसके खर्च में सिर्फ 15% की वृद्धि होता है। सिर्फ 15% का, यानी कि सर जाहिर सी बात है कि पहले 100 रुपया अगर खर्च होता था तो अब सिर्फ 15% खर्च हो रहा है। इसका मतलब कि कितना हो रहा है तो सर 115 रुपया हो रहा है। क्लियर। 115 रुपया हो रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। प्रारंभ में व्यक्ति का खर्च दो था 100 रुपया था, 25% वृद्धि होने के बाद कितना हो गया तो सर 100 से 125 रुपया हो गया। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली बोला है कि एक व्यक्ति इस प्रकार खपत में कमी कर देता है कि उसके खर्च में सिर्फ 15% की वृद्धि होता है। तो वो क्या किया कि 125 रुपया जैसे ही हुआ तब 15% की कमी कर दिया। ठीक है। सॉरी, इस प्रकार कमी कर दिया कि जिससे सिर्फ उसका 15% का ही वृद्धि हो। कितने का 15% का। तो पहले सर 100 हो रहा था और 100 में 15% वृद्धि होगा तो कितना हो जाएगा 115 रुपया। अच्छा देखिए कि व्यक्ति कमी कितना किया है, तो कमी कहिएगा कि सर 125 पहले करता था अब 115 कर रहा है, यानी कि 10 रुपये का कमी किया है। ठीक है। तो कमी कितना किया है मेरे भाई 10 रुपये का। अच्छा कितने पर तो सर 125 रुपये पर। 125 रुपये पर। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे तो सर 100 से गुना करेंगे। अच्छा यहाँ रुपये से रुपये तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा। यहाँ पे देखें तो 25 5 125, 25 चौके 100 और सर 5 से 10 2 बार में, यानी कि 2 चौके 8%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा 8%। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का मूल्य 16 रुपये से बढ़कर 18 रुपये हो जाता है तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि खर्च ना बढ़े। अच्छा ध्यान से देखिए कि कोई वस्तु था जिसका मूल्य पहले 16 रुपये था, लेकिन ये 16 रुपये से बढ़कर 18 रुपया हो गया। क्लियर है।
सर कितना बढ़ गया, तो सर 16 से 18 हुआ, यानी कि सर 2 रुपया बढ़ गया। ठीक है, कितना बढ़ गया, 2 रुपया बढ़ गया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि खर्च ना बढ़े। तो खर्च ना बढ़े यानी कि सर जितना पहले खर्च होता था उतना ही हो। तो पहले कितना होता था, 16 रुपया। तो सर पहले प्रारंभ में खर्च होता था 16 रुपया, लेकिन 16 से उसका 18 रुपया खर्च होने लगा। तो 18 को अगेन 16 करने के लिए सर कितने का कमी करेगा, तो सर 2 रुपये का। अच्छा 2 रुपये का कमी करेगा, लेकिन 2 रुपये का कमी किस पे करेगा, 18 रुपये पे। क्यों 18 पे, ताकि अभी तो उसका सर खर्च 18 हो गया था, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या, 100 से गुना। अच्छा यहाँ पे देखिए तो 2 एक कम 2 और 2 9 18। ठीक है, आ जाएगा कितना, 100 बट्टा में 9। 100 बट्टा 9 का मतलब क्या, 11.1/9%। क्लियर है, 11.1/9%। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने के बाद भी एक व्यक्ति उसके खपत में 10% की वृद्धि कर देता है, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। अच्छा ध्यान से देखते हैं, मान लेते हैं कि वस्तु का मूल्य जो है हमारा प्रारंभ में वो 100 रुपये है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है कि वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने के बाद, ठीक है, तो 20% का जब वृद्धि होगा तो ये 100 से कितना हो गया होगा, तो सर 100 से 120 रुपया हो गया होगा, 100 से 120 रुपया हो गया। लेकिन ये 20% वृद्धि होने के बाद भी एक व्यक्ति उसके खपत में 10% का वृद्धि कर देता है। अच्छा 10% का वृद्धि का मतलब, अब ध्यान से देखिएगा कि उस समय 100 था तो हम डायरेक्टली 100 पे बढ़ा दिए, लेकिन अब सर किस पे बढ़ेगा, 120 रुपया ऑलरेडी हो चुका है और इस पे 10% का वृद्धि कर दे रहा है। तो सर 10% की वृद्धि के लिए हम क्या करेंगे कि 10% का जो हमारा भिन्न होता है वो 1/10 होता है कि नहीं होता है। अरे 10% का मतलब 10 बट्टा में 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 1/10 ही आएगा ना। तो अब ध्यान से देखिए कि 10% का भिन्न है, लेकिन जब वृद्धि के लिए बोलेगा तो डायरेक्टली इसमें हम इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 10 से 1 अगर बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 11/10। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पे देख रहे होंगे कि सर 0 से 0 कैंसिल आउट, 12 को जब 11 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो सर 12 दहा में 120 और 12 132 आ जाएगा, 132 आ जाएगा। तो इसका फाइनल जो मूल्य है वो कितना हो गया, 132। अब ध्यान से देखिए कि हम माने थे कितना मूल्य, तो सर 100 रुपया, 100 से हो कितना गया, 132, यानी कि बढ़ कितना गया, 32 बढ़ गया। तो जब 100 हम माने हैं तो जाहिर सी बात है कि जितना बढ़ा वही हमारा वृद्धि प्रतिशत हो जाएगा, यानी कि वृद्धि प्रतिशत कितना हुआ, तो सर 32%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 32%। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति उसके खपत में 10% की कमी कर देता है, तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छा ध्यान से देखिए, मान लेते हैं कि प्रारंभ में उसका मूल्य था कितना, तो सर 100 रुपया था। तो प्रारंभ में जब 100 रुपया मूल्य था तो इसमें क्या हुआ कि 20% की वृद्धि हो गया, यानी कि 100 से सर 120 रुपये हो गया होगा, 100 से 120 रुपया हो गया होगा। ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति क्या कर रहा है कि इसके खपत में 10% की कमी कर दे रहा है। 10% का सर जो भिन्न होता है वो 1/10 होता है, इसमें कमी हो रहा है तो कमी में क्या होगा सर, ये माइनस हो जाएगा। तो 10 में से 1 घटेगा तो सर ये आ जाएगा कितना, 9/10, यानी कि 120 रुपये का कितना हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। तो सर 0 से 0 कैंसिल और 12 नवा आ जाएगा 108। तो फाइनली हुआ क्या, 100 रुपया पहले मूल्य था और अभी कितना हो गया सर, 108 रुपया हो गया। कितना बढ़ गया, तो सर आप बोलिएगा सर 8 बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 8 बढ़ गया, यानी कि वृद्धि प्रतिशत कितना होगा, तो सर 8%। 8% का फाइनली वृद्धि हो रहा है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 25% और 20% के दो लगातार छूट का एक समतुल्य छूट क्या होगा। अच्छा ध्यान से देखते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को बहुत टीचर लोग जो है वो फार्मूला यूज करते हैं, लेकिन सर हमें कोई फार्मूला के यूज नहीं करना है, कहीं पे कोई फार्मूला का यूज नहीं करना है, सारा का सारा चीज़ कॉन्सेप्ट पे होगा। अच्छा मान लेते हैं कि उस वस्तु का प्रारंभ में मूल्य सर 100 रुपया हुआ होगा। कितना होगा, 100 रुपया होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वस्तु पर 25% और 20% के दो लगातार छूट। अच्छा 100 रुपया हमारा वस्तु का मूल्य है और जैसे ही इस पर सर 25% का छूट देंगे तो 25% का जो हमारा वैल्यू होता है वो कितना होता है, तो सर 1/4। 25% का वैल्यू 1/4। अच्छा छूट का मतलब कि सर कम में मिला होगा, छूट का मतलब कि
कम में मिला होगा, तो सर 4 से 1 कम हो जाएगा, यानी कि ये 3/4 रह जाएगा, 100 का 3/4 रह जाएगा। अगेन क्या किया गया है कि 25% के बाद फिर 20% का एक और छूट मिला है। 20% का जो भिन्न होता है कितना होता है, तो 1/5 होता है। अच्छा सर, ये छूट मिला तो कम हो जाएगा, यानी कि 5 से 1 कम होगा तो ये हो जाएगा 4/5। क्लियर। अच्छा सर, ये देख रहे होंगे हम, तो ये 4 5 20 होता है और 20 से 100 जाता है 5 बार में। क्लियर। जब यहाँ पे हम देखें तो 5 तियाँ 15 और 15 चौके 60 रुपया। ध्यान से देखिए, जो वस्तु पहले था 100 रुपया के, वो मिलने लगा 60 रुपये में। सर कमी कितना का हुआ, तो आप बोलिएगा 40 रुपये का। तो 100 पे जितना कमी होता है वही कमी प्रतिशत होता है, या 100 पे जितना वृद्धि होता है वही वृद्धि प्रतिशत होता है। तो राइट आंसर हमारा आ जाएगा 40% कमी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 30%, 20% और 10% के 3 लगातार छूट का एक समतुल्य छूट क्या होगा। अच्छा ध्यान से देखिए, हमको समतुल्य छूट किसका निकालना है, तो सर 30% का, उसके बाद किसका सर 20% का, फिर 10% का। 30% का जो भिन्न होता है वो हमारा कितना होता है, तो सर 3/10। 20% का जो भिन्न होता है कितना होता है, 1/5। और 10% का जो भिन्न होता है कितना होता है सर 1/10। क्लियर है यहाँ तक। अब ध्यान से देखिए कि मान लेते हैं कि जो हमारा वस्तु है ना प्रारंभ में, उसका दाम है 100 रुपया। मान लेते हैं कि जो वस्तु प्रारंभ में हमारा होगा वो 100 रुपये का होगा। 100 मानने से फ़ायदा क्या है, तो सर जाहिर सी बात है, जितना 100 से नीचे होगा उतना का कमी हो जाएगा, या जितना 100 से ऊपर होगा उतना का वृद्धि हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं। तो यहाँ पे तो सर कमी ही होने वाला होगा, तक ये छूट मिला है। 100 रुपये का वस्तु है। अब पहला छूट जो हमारा मिल रहा है वो सर 30% का, तो छूट का मतलब ये होता है कमी। तो सर 10 से ये 3 कम हो जाएगा, यानी कि एक्चुअल में आ जाएगा 7/10। क्लियर। अच्छा, अगला बार सर फिर छूट मिला है 20% का, तो फिर सर क्या हो जाएगा कि 5 से 1 कम हो जाएगा, यानी कि ये 4/5 हो जाएगा। तो अगला सर हमारा हो जाएगा 4/5। ठीक है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि छूट कितना का मिला है, तो सर 10% का, तो ये 10% का वैल्यू 1/10 है, यानी कि फिर यहाँ से 1 कम हो जाएगा, यानी कि 10 से 1 कम होगा तो ये हो जाएगा सर 9/10। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे देख रहे होंगे हम लोग सर, तो 2 जीरो से ये 1 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे अब होगा क्या, तो यहाँ पे हम देखें तो सर ये 7 के 28 और 28 गुना 9 करेंगे। अगर हम 28 गुना 9 कर रहे होंगे तो 8 9 72 के 2 हासिल 7, 2 9 18 7 25, यानी कि सर ये 252/5 आ रहा है। ठीक है। जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे सिंपल फॉर्म में तो ये कितना आना चाहिए, तो सर 5 5 25। अच्छा, ये 2 नहीं जाएगा तो यहाँ पे 1 जीरो और लगाना पड़ेगा। अब दशमलव देंगे तो 2 पे 0 20, यानी कि 5 चौके 20। ठीक है। 50.4 यहाँ पे आ जाएगा 50.4 रुपया। अब ध्यान से देखिए, वस्तु का दाम था 100 रुपया, हो कितना गया 50.4 रुपया। कितना कम हुआ, कितना कम हुआ, तो यहाँ पे एक चीज़ डायरेक्टली है कि सर ये हम है ना, ये 0.4 है, तो हम डायरेक्टली इसको एक आगे बढ़ा सकते हैं घटाने के लिए, यानी कि हम मान लेंगे कि ये 51 है। तो 100 में से अगर 51 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। अच्छा, ये 4 है, 10 में से 4 घटाएंगे तो ये 6 आ जाएगा, यानी कि राइट आंसर जो हमारा होगा 49.6% होगा। यहाँ पे हम सॉल्व करके भी दिखा दे रहे हैं आपको। 100 को हम लिख सकते हैं 100.0। अच्छा, यहाँ पे कितना है, तो सर 50.4 है। जब घटा रहे होंगे तो 10 में से 4 जाएगा तो 6। यहाँ पे कितना बचा, 9, 9 में से 0 जाएगा तो ये सर 9 हो जाएगा। ये 9 में से 5 गया तो 4, 10 यानी कि 49.4%, सॉरी 49.6%। तो ये सर हमारा राइट आंसर है 49.6%। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी आयत के प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। अच्छा सर, आयत में होता क्या है, तो लंबाई होता है और चौड़ाई होता है। यदि प्रत्येक भुजा में 20% बढ़ाया गया है, इसका मतलब कि लंबाई को भी 20% बढ़ाया गया है और चौड़ाई को भी 20% बढ़ाया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सर 20% का फ्रैक्शन क्या होता है। तो 20% का फ्रैक्शन होता है सर 1/5। ध्यान से देखिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो ये लंबाई गुना चौड़ाई जो होता है वो बराबर होता है सर आयत के क्षेत्रफल का। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए कि ये जो हमारा हर में होता है वो प्रारंभिक वैल्यू होता है। यदि आयत का लंबाई पहले हमारा 5 यूनिट था तो 20% वृद्धि के बाद सर 5 में 1 यूनिट क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी कि 6 यूनिट हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे फिर से देख लेते हैं कि चौड़ाई भी यदि प्रारंभ में हमारा सर 5 यूनिट था तो जाहिर सी बात है कि सर 20% वृद्धि के बाद फिर 5 से 1 बढ़ के हो कितना जाएगा, 6 यूनिट हो जाएगा।
अब यहाँ पे जब गुना कर रहे होंगे लंबाई गुना चौड़ाई तो ये 55 25 आ जाएगा और यहाँ पे सर 6 छक्का 36 आ जाएगा। यानी कि पहले आयत का क्षेत्रफल 25 यूनिट था तो अब हो जाएगा कितना 36 यूनिट। तो 25 से 36 हो गया तो सर बढ़ा कितना, तो जाहिर सी बात है सर कि हमारा बढ़ गया 11 यूनिट। कितना बढ़ गया 11 यूनिट। अच्छा 11 यूनिट जो बढ़ा वो किस पे बढ़ा है, तो सर 25 पे बढ़ा। तो 11 बट्टा में 25 प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, यानी कि 25 चौके 100, फाइनल आंसर 11 चौके 44%। ठीक है, तो क्षेत्रफल में कितने का वृद्धि हुआ है मेरे भाई, 44% का। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा। अच्छा अब ध्यान से देखिए, वृत्त के त्रिज्या में 50% का वृद्धि कर रहा है तो पूछ रहा है कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। अच्छा सर 50% का अगर हम भिन्न को निकालते हैं तो ये आ जाएगा 1/2 आ जाएगा ना। अब यहाँ पे देखिए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो πr² बराबर होता है सर क्या, वृत्त का क्षेत्रफल, है ना, वृत्त का क्षेत्रफल। पाई एक कांस्टेंट वैल्यू होता है जिसका वैल्यू होता है 22/7। अगर हम सर पाई को हटा भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, तो हम यूज करेंगे r² यानी कि r × r। अब ध्यान से देखिएगा, हम क्या बताएं कि आधार जो होता है प्रारंभिक वैल्यू होता है। अगर पहले त्रिज्या हमारा 2 यूनिट था तो अब सर नया त्रिज्या 2 से 1 बढ़ जाएगा यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे भी सर r का वैल्यू 2 से ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। r² का मतलब सेम वैल्यू है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे होंगे कि सर ये 2 दूनी के 4 और 3 तियाँ 9, यानी कि पहले क्षेत्रफल 4 यूनिट था तो अब कितना हो गया, तो सर 9 यूनिट। कितना का वृद्धि हुआ, तो 5 का। अरे 4 से 9 हुआ तो कितना का वृद्धि हुआ, 5 का। 5 का वृद्धि हुआ, कितने पे वृद्धि हुआ सर, तो 4 पे। ठीक है, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या, 100 से गुना, तो 4 से 100 25 बार में, यानी कि 25 × 125%। ठीक है, तो फाइनली क्षेत्रफल में कितने का वृद्धि होगा, तो 125% का। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, किसी वर्ग की भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। अच्छा वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, तो सर भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर का मतलब क्या, भुजा गुना भुजा बराबर होता है सर वर्ग का क्षेत्रफल। अच्छा अब ध्यान से देखिए, भुजे में कितने प्रतिशत की वृद्धि किया गया है, तो सर 50% का। 50% का मतलब 1/2। अब ध्यान से देखिए कि पहले अगर भुजा हमारा 2 यूनिट होगा तो सर 50% वृद्धि के बाद 2 से 1 बढ़ जाएगा, यानी कि हो कितना जाएगा, तो सर 3 यूनिट हो जाएगा। यहाँ पर भी सर फिर 2 से ये कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। अच्छा जब गुना करेंगे तो ये 2 दूनी के 4 आएगा और ये 3 तियाँ 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि ये 4 यूनिट से कितना हो गया, तो सर 9 यूनिट हो गया, यानी कि बढ़ कितना गया, तो 5 बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया। अच्छा 5 किस पे बढ़ा है, तो सर 4 पे बढ़ा है। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, 4 से 100 जाएगा 25 बार में, यानी कि 25 × 5 = 125%। ठीक है, कितने का वृद्धि हुआ मेरे भाई क्षेत्रफल में, तो सर 125% का वृद्धि हो गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, एक जमींदार अपने आयताकार जमीन की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 10% और 20% बढ़ाता है तो उस जमीन की लागत में आए परिवर्तन का प्रतिशत कितना है। अच्छा यहाँ पे देखिए पूछ क्या रहा है कि लागत में आए परिवर्तन का प्रतिशत कितना है। अब लागत में कितना का परिवर्तन होगा, तो सर जाहिर सी बात है कि ज़मीन जो हमारा खरीदा जाता है या बेचा जाता है वो क्षेत्रफल के अनुसार बेचा जाता है। तो सर जितना क्षेत्रफल का वृद्धि होगा उतना ही लागत में भी सर परिवर्तन होगा, यानी कि वृद्धि होगा, या फिर जितना क्षेत्रफल में कमी होगा उतना लागत में कमी होगा। तो सर जाहिर सी बात है कि ज़मीन के लागत में कमी या वृद्धि किस पे निर्भर करता है, तो सर क्षेत्रफल पे, है कि नहीं। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि एक जमींदार क्या किया है कि वो लंबाई को सर बढ़ा दिया है कितना, 10%। लंबाई को कितना बढ़ाया है, 10%, और चौड़ाई को कितना बढ़ाया है, तो सर 20%। 10% का जो भिन्न होता है वो 1/10 होता है और 20% का जो भिन्न होता है 1/5 होता है। अच्छा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई बराबर होता है आयत का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। अब ध्यान से समझिएगा यहाँ पे कि यदि प्रारंभ में सर हमारा लंबाई 10 यूनिट था
तो 10 से 1 बढ़ जाएगा यानी कि 11 हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रारंभ में लंबाई 10 था तो सर 10% वृद्धि के बाद एक जुड़ जाएगा 10 में यानी कि ये 11 हो जाएगा। क्लियर है। अब चौड़ाई की बात की जाए तो प्रारंभ में अगर चौड़ाई 5 यूनिट सर हमारा था तो अब इसमें 20% वृद्धि के बाद 5 में 1 जुड़ जाएगा यानी कि ये कितना हो जाएगा, तो सर 5 से 1 बढ़ जाएगा यानी कि 6 हो जाएगा। अब क्षेत्रफल निकाले के जब गुना करेंगे तो ये 10 पच्चे 50 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आएगा, तो सर 11 छक्का 66 आ जाएगा। यानी कि पहले जब क्षेत्रफल हमारा 50 यूनिट था तो अब हो गया 66 यूनिट। कितना हो गया, 66 यूनिट। अच्छा, वृद्धि कितना का हुआ, तो सर 16 का वृद्धि हुआ। कितना का हुआ, 16 का। कितना पर, तो सर 50 पर। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, तो ये 50 दूनी के 6 यानी कि 16 से 2 में गुना करेंगे तो आ जाएगा 32%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा 32% होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि चीज़ें आप लोग को क्लियर समझ में आ रही होगी, है ना। जो भी आपको लगता है कहीं पे भी अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर दें। अगर आपको चीज़ें 100% क्लियर हो रही है तो भी आप बताइए कि वीडियो कैसा है, उसके अनुसार चीज़ों को पॉसिबल किया जाएगा, है ना। तो ज़रूर आप कमेंट में अपनी राय को ज़रूर दें कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है या ख़राब लग रहा है, क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है, इसको और बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। तो अपने राय को ज़रूर दें ताकि उसको पढ़ें और पढ़ने के बाद हम चीज़ों को रिजॉल्व करें, है ना। तो मेरे भाई आज का क्लास जो है हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। बाकी के लिए अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।